यानी माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव जो है वो वही पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य, यानी पुत्र के अंदर अंतर में ये भावना होती है कि माता के प्रति प्रेम और सेवा भाव वह एक निष्कारण धर्म है, यानी बिना स्वार्थ का धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है, यानी अवनति, उसके पतन को सूचित करता है। यानी स्वार्थ के लिए पुत्र माता को प्रेम करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी जो भी यह चाहता है कि वह अपना संबंध माता से जोड़ना अगर चाहता है मातृभूमि से, तो उसके प्रति व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को उसे ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। यानी जो माता का स्वभाव है वो ये होता है कि माता के जितने पुत्र होते हैं सभी को वह समान भाव से चाहती है। यानी जो पृथ्वी है हमारी, वह हमको, पृथ्वी पर बसने वाले समस्त जन को पृथ्वी समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले सब जन बराबर है, उसमें ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। यानी जिसका भी जन्म मातृभूमि पर हुआ, पृथ्वी पर हुआ, वह उस पर समान अधिकारी है, यानी समान भाव रखता है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। यानी पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं उनका विस्तार यानी उनका फैलाव अनंत है। बहुत सारे लोग हैं। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। अब यहां नाना प्रकार के जन, अब जन कहने का अर्थ केवल यहां ये नहीं है केवल मनुष्य के अलावा जो भी आता है जीव राशि, वो सब जन है। चाहे वो नगर में रहता हो, चाहे जनपद में, चाहे पुर में, चाहे गांव में, जंगल में, पर्वत में, कहीं भी नाना प्रकार के जनों से युक्त। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सौहार्द माने आपसी प्रेम का जो भाव है वो अखंड है, क्योंकि धरती पर बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते, अलग अलग धर्मों को मानते, लेकिन फिर भी उनका मातृभूमि के वे पुत्र हैं और उनके हृदय में मातृभूमि के प्रति एक श्रद्धा है, भाव है और आपसी भाईचारा है। सौहार्द भाव भी अखंड है, खंडित नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से पृथ्वी पर जो भी मनुष्य बसते हैं वो सब, उनमें अंतर सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन एक मातृभूमि के पुत्र के रूप में नहीं है। वे पृथ्वी के लिए समान है, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। यानी सभ्यता और संस्कृति में तो भेदभाव हो सकता है, लेकिन जो माता और पुत्र के बीच का जो संबंध है उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। जो पृथ्वी का विशाल प्रांगण है अर्थात क्षेत्र है, जो विस्तृत भूमि है, ये जो धरती है, इसमें सभी मनुष्य समान है। सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समन्वय माने सबको मिलाना, समन्वय माने होता मिलाना। अब मिलाने के अगर मार्ग पर बढ़ें, लड़ाई नहीं, मिलाना, एक दूसरे के प्रति प्रेम के मार्ग पर हम बढ़ें तो सबकी प्रगति हो सकती है, सबकी उन्नति हो सकती है और प्रगति और उन्नति में सबको एक जैसा अधिकार भी है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कोई भी राष्ट्र है तो उसमें निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जब तक उन्नति नहीं होगी तब तक वह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लें, चाहे वो भूमि हो या जन हो। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। अब लेखक कहता है यदि किसी राष्ट्र के शरीर अर्थात राष्ट्र की भूमि, शरीर मतलब भूमि, यानी पूरे राष्ट्र में किसी भी जगह अगर कहीं भी अंधकार रह गया और निर्बलता रह गई तो समझिए पूरे
राष्ट्र का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, उतने अंश में खराब रहेगा, यानी उतने अंश में राष्ट्र का स्वास्थ्य असमर्थ रहेगा, खराब ही रहेगा। यानी अगर हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा खराब हो, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो पूरा शरीर खराब होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही कहा गया है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इसलिए जो पूरा राष्ट्र है वो जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए, यानी उनमें समान जागृति होना चाहिए और प्रगति उन्नति के लिए उनमें समान भावना होना चाहिए कि सभी जागृत रहें और सभी उन्नति के लिए प्रयास करें एक साथ मिलकर। जन का प्रवाह अनंत है, यानी अनंत काल से मनुष्य धरती पर रह रहा है, ये अर्थ है इसका। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, यानी सहस्त्रों वर्ष से, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन, किसी राष्ट्र में रहने वाले लोगों ने उस भूमि से जहां वो रह रहे वहां एक तादात्म्य, एक तारतम्य, एक मेल जोल रखा है। और जब तक सूर्य की रश्मियां यानी किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी अब लेखक के कहने का अर्थ है कि अनंत है जन का प्रवाह, यानी जो जीवन का प्रवाह है, जो लोगों का प्रवाह है, जीविका है, जीने की जो इच्छा है, मनुष्य का जो जीवन है वो अनंत है। यानी जब से पृथ्वी हुई तब से भी जीवन था, अभी भी है, और जब तक सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक, और जब तक ये सूर्य की किरणें पृथ्वी को अपने प्राण रूपी अमृत से भरती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है इस धरती पर, यानी तब तक जीवन भी रहेगा, मनुष्य बना ही रहेगा। यानी सूर्य जो है वो हमारी ऊर्जा का, हमारे प्राण का, हमारे जीवन का एकमात्र आधार है, स्रोत है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। अब इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव, कई बार परिवर्तन हुए धरती में, कई संस्कृतियां उल्टी पलटी, कई युद्ध महायुद्ध हुई, यानी निरंतर उतार चढ़ाव आता रहा। और इतने उतार चढ़ाव के बाद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं उनमें नई नई लहरें उठती रही आगे बढ़ने की, और उनको अजर अमर भी बनाती रही। जन का संततवाही जीवन, यानी निरंतर बहने वाला, संततवाही माने निरंतर बहने वाला जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी इस धरती पर जीवन बह ही रहा है, निरंतर मनुष्य जन्म ले रहे, बढ़ते चले आए, मर रहे, फिर जन्म ले, इस प्रकार से जीवन चलता ही जा रहा है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान की अनेक घातों का निर्माण करना होगा। और ये जो जीवन है वो एक प्रवाह की तरह है, नदी के प्रवाह की तरह, तो उसमें हमें कर्म करना होगा और श्रम के द्वारा उत्थान यानी उन्नति के अनेक घातों का निर्माण करना होगा। घातों यानी प्रहार, यानी कोशिश कि किस प्रकार से हम उन्नति करें, उसके लिए हमें कर्म और श्रम की जरूरत होगी। अब जो तीसरा अंग है किसी भी राष्ट्र का, पहला जन, फिर पहला भूमि, फिर जन और फिर संस्कृति, यानी कोई भी राष्ट्र भूमि के बिना नहीं हो सकता, और भूमि में यदि जन लोग नहीं तो भूमि का कोई महत्व नहीं, और जब लोग हैं और भूमि है और लोगों की कोई संस्कृति नहीं, उनके रहन सहन, उनके जीवन, संस्कृति माने जीवन की कला, अगर उनमें जीवन की कला नहीं तो फिर बिना संस्कृति के राष्ट्र का स्वरूप भी निर्धारित नहीं हो सकता, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। तो संस्कृति, तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य, ये तीसरा अंग है, मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। अब युगों युगों से ये धरती है, कई युग बीत चुके और इस धरती पर मनुष्य रह रहे, और युगों युगों से मनुष्य ने कई सभ्यताओं का निर्माण किया, उन्हें सभ्यताएं आई, खत्म हो गई। तो ये जो सभ्यता है और ये जो सभ्यता है यही मनुष्य की श्वास प्रश्वास है, यानी जीवन आधार है। श्वास माने श्वास, प्रश्वास माने श्वास को छोड़ना। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र, कबंध माने होता है बिना सर का धड़, कि अगर संस्कृति ना हो तो लोग ऐसे ही समझे, किसी राष्ट्र में लोगों को ऐसे ही समझना चाहिए ऐसे बिना शरीर का धड़, यानी कबंध मात्र। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, यानी जो संस्कृति है
वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क कहने का अर्थ ये है कि संस्कृति ही विचारधारा की जननी है। संस्कृति से हम रहन सहन, आचरण सीखते हैं, तौर तरीके सीखते हैं। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यदि संस्कृति का विकास होगा और अभ्युदय, उन्नति होगी, तो ही राष्ट्र की वृद्धि हो पाएगी। राष्ट्र के समग्र रूप में यानी संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर पूरे राष्ट्र का संपूर्ण रूप देखा जाए तो भूमि और जन का जितना महत्व, उतना ही संस्कृति का भी महत्व मनुष्य की। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित माने वंचित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यदि भूमि और जन में संस्कृति ना हो तो समझो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, यानी राष्ट्र नहीं रहेगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति, बिटप माने होता है वृक्ष, जो जीवन रूपी वृक्ष है उसका जो पुष्प है वो संस्कृति है। यानी संस्कृति के बिना मनुष्य नहीं हो सकता, राष्ट्र भी नहीं हो सकता। भूमि का कोई महत्व नहीं, लोगों का कोई महत्व नहीं। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है माने मौजूद है। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ यानी सुगंध में ही, उसकी सुंदरता में ही राष्ट्रीय जन के जीवन यानी एक राष्ट्र में जो लोग रहते हैं उनके जीवन का सौंदर्य और यश यानी कीर्ति मौजूद है। अगर संस्कृति का सौंदर्य और सौरभ है किसी देश में, उनके लोगों में, तो ही उनमें भी सौंदर्य और यश है, तो भी उनकी कीर्ति है, अन्यथा नहीं है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। अब संस्कृति में ज्ञान और कर्म दोनों मौजूद है, तो इन दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा यानी आपसी जो प्रकाश है, अगर इसका कुछ नाम है ज्ञान और कर्म का तो वो संस्कृति है। दूसरे अर्थ में मैं ये कह सकता हूं या हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान और कर्म को मिलाकर ही संस्कृति का निर्माण होता है। यानी ज्ञान और संस्कृति का मतलब है ज्ञान और कर्म। तो भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्रों में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी मनुष्य ने ज्ञान के रूप में जो ज्ञान के क्षेत्र में जो भी सोचा है, फिर जो मनुष्य सोचता है वही कर्म बन जाता है, और कर्म के क्षेत्र में जो भी मनुष्य ने किया है, रचा है, जो जिस चीज का निर्माण किया है, दोनों के ही रूप में राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी एक देश क्या सोचता है और क्या कर्म करता है, इससे उस देश की राष्ट्रीय संस्कृति का पता चलता है। जीवन के विकास की युक्ति माने विधि ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यानी किसी देश का जीवन कैसा है, उसका विकास कैसे चल रहा, और जिस प्रकार के उस देश का जीवन है या उस राष्ट्र का जीवन है, उसी प्रकार की उसकी संस्कृति समझनी चाहिए। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उसे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। अब कोई भी जाति हो, किसी भी देश में कोई भी जाति रह रही, अब वो अपनी अपनी विशेषताओं के साथ युक्ति यानी इस विधि को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। यानी प्रत्येक जाति अपने अपने तौर तरीकों के हिसाब से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाती है और संस्कृति से प्रेरणा लेकर अपने कर्म और ज्ञान को निर्धारित करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। अब इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर एक लोगों